नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी आज 16वीं क्लास होने वाली है। दोस्तों, इसमें हम उत्तराखंड की परीक्षा वाणी बुक के चैप्टर वाइज समरी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा कराए जाने वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम के दृष्टि से। तो दोस्तों, हमारे साथ जो है अंत तक बने रहे। अब बिना देरी के हम आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को एक रिपोर्ट जारी की गई। वह कौन सी वन रिपोर्ट थी? तो दोस्तों, जो भारत में वनों की स्थिति पर जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है वन रिपोर्ट जारी करता है और उसके द्वारा 30 दिसंबर 2019 को एक वन रिपोर्ट जारी की गई। वह कौन सी वन रिपोर्ट थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16वीं वन रिपोर्ट। भारत में वनों की स्थिति पर जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जो है दोस्तों 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई थी। दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। दोस्तों, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग, दोस्तों जो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग है वह कहाँ पर स्थित है? वह देहरादून में स्थित है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 2003 में जो है कहाँ की गई? देहरादून में की गई। दोस्तों, 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना 1987 में देहरादून में की गई और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में। क्या दोस्तों, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है उसकी स्थापना 1987 में देहरादून में की गई थी, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में। अब बात करें इंदिरा गांधी। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जो नाम जोड़ा गया था वह जोड़ा गया था 1987 में, इसलिए माना जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है 1987 में स्थापना हुई। अगर बात करें हम कि खाली राष्ट्रीय वन अकादमी की, तो राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1938 में हुई। मैं आपको और विस्तृत रूप से समझा देता हूं कि राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना जो हुई थी वह 1938 में हुई थी, लेकिन 1987 में उसके नाम के आगे इंदिरा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, तो पूरा हो गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, और जो कि 1987 में देहरादून में स्थापित होती है। दोस्तों, प्रथम वन बंदोबस्त कब हुआ? तो प्रथम वन बंदोबस्त कब हुआ? 1861 में, और किसने कराया? हेनरी रैमजे ने। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा वन विभाग की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण, ब्रिटिश सरकार द्वारा जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से। दोस्तों, याद रखना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से जो है वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1864 में। पहला वन अधिनियम कब आया दोस्तों? पहला वन अधिनियम आया 1865 में, और इसी अधिनियम के तहत जो है डीट्रिच, कौन से दोस्तों? डीट्रिच ब्रैंडिस, क्या दोस्तों? डीट्रिच ब्रैंडिस को भारत का पहला क्या बनाया गया? वन महानिरीक्षक बनाया गया 1865 के वन अधिनियम के तहत। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1868 में जो है कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई, और गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1869 में। दोस्तों, 1869 में जो है दोस्तों कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई थी। अब कुछ और अन्य फैक्ट्स भी देख लेते हैं अभी, जैसा कि टिहरी में वन विभाग की स्थापना। दोस्तों, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1885 को जो है दोस्तों टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1767 में जो है दोस्तों 1767 में जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, और कहाँ हुई थी? बंगाल में। दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में बंगाल में हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में, कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है दोस्तों 1942 में इसका मुख्यालय देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया था। और दोस्तों, यह विभाग यानी कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है भारत में एकमात्र जो है भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। और 1830 में दोस्तों, कब? 1830 में एक प्रसिद्ध व्यक्ति आते हैं एवरेस्ट, कौन से दोस्तों? एवरेस्ट।
जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम भी रखा गया, वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1852 में जो है दोस्तों, जिन्होंने 1852 में जो माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई जो है कितनी बताई? 29,000 कितनी बताई दोस्तों? 29,002 फीट जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई थी। तो यह कुछ जानकारी थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संदर्भ में। अब बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1981 में, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1981 आती है दोस्तों। बात करें भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1982 में। 1982 में भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई दोस्तों। और कहाँ की गई, कोई बता सकता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में जो है कहाँ की गई दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है देहरादून के चंद्रबनी में दोस्तों। कहाँ पर? देहरादून के चंद्रबनी में जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस नाम से और जानते हैं हम इसे? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि FRI दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों FRI के संदर्भ में। किसके? FRI के संदर्भ में। तो दोस्तों 1865 में जो है भारत का पहला वन अधिनियम आया, जिसके तहत जो है डीट्रिच ब्रैंडिस को भारत का पहला वन महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। उसी के उन्होंने ही दोस्तों देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना जो है 1878 में जो है दोस्तों फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। क्या दोस्तों नाम याद रखेंगे? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से जो है इसके गठन की सलाह दी गई, डीट्रिच ब्रैंडिस ने दी। फिर 1884 में दोस्तों 1884 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर क्या रखा गया? IFI, यानी कि इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल दोस्तों। इंपीरियल IFS यानी कि इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल दोस्तों 1884 में इसका नाम बदलकर रखा गया। फिर जो है बात आती है 1906 की दोस्तों। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI, तो बात आती है 1906 की। 1906 में दोस्तों जो है अनुसंधान कार्यों को साथ जोड़ते हुए इसका नाम पड़ गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या दोस्तों 1906 में इसका नाम जो है अनुसंधान कार्यों को साथ जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। और इसके बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्ति दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का नाम हो गया इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना जो है 1906 में देहरादून में की गई थी। 1991 में दोस्तों 1991 में दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो UGC है उसने FRI को क्या दिया? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। UGC ने 1991 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। और 2006 में दोस्तों, कब? 2006 में जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो है शताब्दी वर्ष बनाया गया था दोस्तों। तो यह कुछ FRI के बारे में जानकारी थी। अगर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो जब हम भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तृत जानकारी और तरीके से प्राप्त करेंगे दोस्तों। देहरादून वन संग्रहालय दोस्तों, देहरादून वन संग्रहालय जो है उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1914 में की गई थी दोस्तों। अब नोट में भी देख लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 1987 से वनों की द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। और यह वन रिपोर्ट जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। यानी कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है जिसकी स्थापना 1987 में हुई, वह जो है भारतीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो दोस्तों यह कुछ विस्तृत रूप से जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादन है? तो दोस्तों 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादन है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45.44% भाग पर जो है दोस्तों 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन आच्छादन है दोस्तों। अगर इसे किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें दोस्तों, अगर इसे किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो यह बनता है 24,305.04 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो है दोस्तों वन आच्छादन है राज्य के। और बात करें दोस्तों अगर 70वीं वन रिपोर्ट की, क्योंकि 70वीं वन रिपोर्ट भी आ चुकी है और कब आई, 13 जनवरी 2022 को 70वीं वन रिपोर्ट आई और 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार भी जो है राज्य के 45.44% भाग पर जो है वन आच्छादन है और जो कि किलोमीटर स्क्वायर में 24,305.04 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 45.44% भाग पर वन आच्छादन है दोस्तों। तो दोस्तों 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार भी 45.44% है, जैसा कि 16वीं वन रिपोर्ट में है। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वन आच्छादन में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों जो 16वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य के वन आच्छादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो वह हुई है 0.01% की। लेकिन जो 70वीं वन रिपोर्ट है दोस्तों उसके अनुसार जो वन विभागाधीन वन आच्छादन है राज्य में, समझिएगा कि 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो वन विभागाधीन वन आच्छादन है राज्य में, उसमें उसके अनुसार जो है उसमें कितनी वृद्धि हुई है वन आच्छादन में। तो 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, तो 2.09% की जो है 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि हुई है दोस्तों। अब बात करें 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन आच्छादन में वृद्धि हुई है। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन आच्छादन में वृद्धि हुई है तो 8.04 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों, 8.04 वर्ग किलोमीटर की जो है 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि हुई थी दोस्तों। अब बात करें जिसमें से कि सघन वन की वृद्धि कितनी थी, 9.44%। ठीक है दोस्तों। मध्यम सघन वन की जो है वृद्धि कितनी थी, 23.94% दोस्तों। खुले वन की वृद्धि कितनी थी, 12.06% दोस्तों। और जिसमें से कि आ जाता है कि जो इन सभी का योग सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन का जो योग मिलकर बनता है वह कुल कितना आता है, 45.44% की। अब इसी को हम अगर 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देखें तो दोस्तों जो अति सघन वन की, जो अति सघन वन है उनकी वृद्धि कितनी हुई है, तो 9.45% जो है 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो है अति सघन वन की वृद्धि हुई है। और मध्यम सघन वन की वृद्धि कितने प्रतिशत से हुई है दोस्तों, तो 23.82% से जो है मध्यम सघन वन की वृद्धि हुई है 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। और खुले वन में वृद्धि कितने प्रतिशत की दर से हुई है दोस्तों, तो 12.12% की दर से जो है 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार खुले वन में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों। और झाड़ीदार वनों में कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.73% जो है दोस्तों 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार झाड़ीदार वनों में वृद्धि हुई है, जो कि बनता है पूरा 45.44% दोस्तों, जो कि 16वीं वन रिपोर्ट के समान ही है। लेकिन कुल योग है दोस्तों 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जो समान है। लेकिन अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन का जो प्रतिशत योग है वह थोड़ा बहुत जो है दोस्तों बदल चुका है दोस्तों। इतना भी नहीं बदला लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आया है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। जैसे कि 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो रिकॉर्डेड वन है उनका क्षेत्रफल 71.05% है दोस्तों, जो कि हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर होता है दोस्तों। लेकिन अगर हम 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्डेड वनों की बात करें तो दोस्तों जिन रिकॉर्डेड वन वह वन होते हैं जिन पर सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी होती है, यानी कि रिकॉर्डेड वन वह वन होते हैं जिन्हें सरकार वन क्षेत्र घोषित कर देती है, चाहे उस भूमि पर वन हो या ना हो दोस्तों। तो राज्य में कुल रिकॉर्डेड वनों का क्षेत्रफल जो है 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो है 71.05% ही है दोस्तों। लेकिन
यह थोड़ा सा किलोमीटर स्क्वायर में घटा है कि जो किलोमीटर स्क्वायर में अब की बार दिया गया है वह 37,999 आया है दोस्तों। लेकिन ठीक है, सोलवी-1 रिपोर्ट के अनुसार ही है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर पर जो है दोस्तों रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है दोस्तों। सोलवी-1 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनों में वृद्धि कहाँ हुई है? उत्तरकाशी में दोस्तों। सोलवी-1 रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक जो वनों में वृद्धि हुई है दोस्तों, याद रखना, सोलवी-1 रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है वह कहाँ हुई है? उत्तरकाशी में। लेकिन 17वीं-1 रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक वन है वह कहाँ पर है? पौड़ी में दोस्तों। ठीक है, अब वन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल न्यूनीकरण वाला जनपद यानी कि जहां कम हुए वह है नैनीताल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जैसे बताया पौड़ी, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जनपद है उधम सिंह नगर, जहां पर वन है कुल 428.08 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 428.08 वर्ग किलोमीटर पर जो है उधम सिंह नगर में वन है, जो कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जनपद है दोस्तों उत्तराखंड का। और पौड़ी में दोस्तों कितने हैं? सर्वाधिक है पौड़ी में वन क्षेत्रफल, कितने? 3,396.71 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर जो है पौड़ी में वन है दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। अब आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर हुए भी हैं लेकिन इतना अंतर नहीं आया है दोस्तों। लेकिन मेरा आपको आंकड़े बताने और दर्शाने का कार्य है जो मैं अपना बखूबी कर रहा हूं दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोलवी-1 रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर रिकॉर्डेड वन है दोस्तों? तो सोलवी-1 रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर रिकॉर्डेड वन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 71.05% पर जो है सोलवी-1 रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 71.05% भाग पर जो है रिकॉर्डेड वन है। और यह आंकड़ा जो है 17वीं-1 रिपोर्ट में भी बिल्कुल सेम है दोस्तों। 17वीं-1 रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को आई है और उसमें भी 71.05% यानी कि 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है दोस्तों रिकॉर्डेड वन है। तो यह आंकड़ा 17वीं-1 रिपोर्ट में भी सेम बना हुआ है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिसे हम देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद दोस्तों, बिल्कुल राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद नैनीताल है। कितना है सोलवी-1 रिपोर्ट के अनुसार? 71.55। कितना दोस्तों? 71.55 जो है सोलवी-1 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला नैनीताल है, 71.55%। लेकिन अगर बात करें राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला 17वीं-1 रिपोर्ट के अनुसार, तो वह भी नैनीताल है, लेकिन आंकड़े बदल जाते हैं। आंकड़ा आ जाता है 71.61% दोस्तों। तो थोड़ा बहुत अंतर आया है, नैनीताल में प्रतिशत की दृष्टि से वनों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है दोस्तों। और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जनपद बात करें तो उधम सिंह नगर है, जो कि 16.95 है दोस्तों सोलवी-1 रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन यह भी आंकड़ा थोड़ा बहुत चेंज हुआ है 17वीं-1 रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा हुआ है 16.84% दोस्तों। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से। सर्वाधिक अति सघन वनों की बात करें तो कहाँ पर है दोस्तों सर्वाधिक अति सघन वन? वह नैनीताल में है। सबसे कम अति सघन वन दोस्तों वह हरिद्वार में है। सबसे सर्वाधिक मध्यम सघन वन वह पौड़ी में है दोस्तों। और सबसे कम मध्यम सघन वन उधम सिंह नगर जिले में है। सर्वाधिक खुले वन दोस्तों कहाँ पर है? पौड़ी में है। सबसे कम खुले वन दोस्तों वह उधम सिंह नगर में है। नोट, गढ़वाल मंडल में जो है दोस्तों, जो गढ़वाल मंडल है वहाँ पर कुल वन आच्छादन 59.84% है और कुमाऊं मंडल में कुल वन आच्छादन जो है 46.16% है दोस्तों। अगर हम राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले देखें अगर घटते क्रम में दोस्तों, राज्य स्तर पर सर्वाधिक कम वन क्षेत्रफल वाले
वो राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले देखे घटते क्रम में दोस्तों, तो वह कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तरकाशी, दूसरा पिथौरागढ़ दोस्तों, तीसरा चमोली और चौथा है हमारा पौड़ी दोस्तों। और अगर बात करें हम राज्य स्तर पर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले दोस्तों, तो वह आते हैं हमारे वह कौन कौन से आते हैं? हमारे हरिद्वार आता है दोस्तों, उधम सिंह नगर आता है सबसे कम वन क्षेत्रफल में राज्य स्तर पर, फिर बागेश्वर आता है दोस्तों हमारा, फिर आता है कौन सा दोस्तों? चंपावत हमारा। तो यह राज्य स्तर पर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले थे दोस्तों। अगर राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वालों की बात करें, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से दोस्तों, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो सर्वाधिक आते हैं हमारे उत्तरकाशी में और सबसे कम आते हैं हमारे हरिद्वार में दोस्तों, रिकॉर्डेड वन। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डेड वन। और राज्य स्तर पर अगर हम सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिलों की बात करें, ध्यान रखना वह क्षेत्रफल वाले थे, अब राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो वन प्रतिशत में पहला आ जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग दोस्तों, दूसरा आ जाएगा हमारा उत्तरकाशी, तीसरा आ जाएगा हमारा टिहरी, चौथा आ जाएगा हमारा पिथौरागढ़। और यह 4 जिले जो हैं राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में। और वहीं अगर हम बात करें राज्य स्तर पर सबसे कम वन प्रतिशत दोस्तों, सबसे कम वन प्रतिशत जो है राज्य स्तर पर, जहां माइनस में है, तो बढ़ते क्रम में 4 जिले, तो पहले हरिद्वार में, फिर उधम सिंह नगर में, फिर बागेश्वर में और फिर हमारा चमोली में दोस्तों। यह जो है सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं दोस्तों। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है और विस्तृत हो रही है, लेकिन यह दोस्तों आंकड़े हैं और आंकड़ों को दर्शाना जरूर पड़ता है दोस्तों। अब बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नदी बेसिनों के कुल क्षेत्रफल में, यानी कि जो राज्य के नदी बेसिन के कुल क्षेत्र हैं उसमें वनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नदी बेसिन घटते क्रम में, यानी कि जो राज्य के नदी बेसिन हैं उनके कुल क्षेत्र में वनों का जो प्रतिशत है उसकी दृष्टि से जो सर्वाधिक नदी बेसिन है वह घटते क्रम में हमको बताने हैं, यानी कि नदी बेसिनों में जो है वनों का क्षेत्रफल बताना है कि कितना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम थोड़ा टुकड़ों में बांट कर देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि राज्य में वन आच्छादित नदी बेसिन कितने हैं। तो जो राज्य का सर्वाधिक वन आच्छादित नदी बेसिन है ना दोस्तों, वह है टोंस नदी बेसिन दोस्तों। राज्य का सर्वाधिक वन आच्छादित नदी बेसिन है टोंस नदी बेसिन, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 76.07% वन आच्छादित है दोस्तों। फिर दूसरा वन आच्छादित नदी बेसिन है दोस्तों, वह है कोसी। क्या दोस्तों? कोसी नदी बेसिन दूसरे नंबर पर है वन आच्छादित होने में, जो कि 69% जो है दोस्तों वन आच्छादित है। फिर तीसरा यमुना नदी बेसिन है दोस्तों। यमुना नदी बेसिन कितने प्रतिशत वन आच्छादित है? तो 56.70% जो है दोस्तों यमुना नदी बेसिन वन आच्छादित है। फिर आता है दोस्तों काली नदी, यानी कि शारदा नदी बेसिन या काली नदी बेसिन जो है। काली नदी बेसिन कितने प्रतिशत वन आच्छादित है? तो 45.4% जो है दोस्तों काली नदी बेसिन वन आच्छादित है। फिर आता है दोस्तों रामगंगा नदी बेसिन दोस्तों। रामगंगा नदी बेसिन जो है कितने प्रतिशत वन आच्छादित है? तो 41.5% जो है रामगंगा नदी बेसिन वन आच्छादित है। फिर जो है अंतिम आता है दोस्तों भागीरथी नदी बेसिन। भागीरथी नदी बेसिन कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो 34.9 या 35% जो है, या 35% जो है भागीरथी नदी बेसिन वन आच्छादित है दोस्तों। तो यह कुछ नदी बेसिनों का वन आच्छादन था घटते क्रम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टोंस, कोसी, यमुना, काली। क्योंकि टोंस नदी बेसिन 76.07 पर आच्छादित, कोसी नदी बेसिन जो है
69 दोस्तों 69% वन आच्छादित। यमुना नदी बेसिन 56.70 यानी कि 56.70 प्रतिशत वन आच्छादित। और फिर आता है काली नदी बेसिन जो कि 45.4% जो है वन आच्छादित है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक वन हैं। तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक वन है वह कितने मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है दोस्तों राज्य के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और वह कितने पाए जाते हैं, 28.8% वन जो है दोस्तों 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि राज्यों में सर्वाधिक वन हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों 300 मीटर से नीचे, 300 मीटर से नीचे जो है दोस्तों 300 मीटर से जो है नीचे जो है दोस्तों राज्य में कुल 12.8% वन पाए जाते हैं 300 मीटर से नीचे। अगर बात करें हम 300 से 600 मीटर, 300 से 600 मीटर तो कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं 300 से 600 मीटर के मध्य, तो 12.3% वन जो है 300 से 600 मीटर के मध्य पाए जाते हैं। अगर बात करें 600 से 1200 के मध्य कितने प्रतिशत जो है वन पाए जाते हैं, तो 16.3% जो है दोस्तों वन, 16.3% वन जो है 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अगर बात करें हम 1200 से दोस्तों 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, तो 22.3% वन जो है दोस्तों 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और 3000 मीटर से अधिक दोस्तों, जो 3000 मीटर है इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रफल केवल 7.5% वन पाए जाते हैं। तो यह कुछ आंकड़े थे वनों की ऊंचाई के संदर्भ में कि सर्वाधिक वन कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और सबसे कम कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों। तो राज्य में सर्वाधिक वन कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे, जो कि 28.8% वन पाए जाते हैं दोस्तों। अब बिना देरी के इसके संदर्भ में कोई जानकारी भी देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है, राज्य में सर्वाधिक वन 1800 से 3000 की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जो कि राज्य के कुल 28.8% भाग पर हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साल का वृक्ष है। जो साल का वृक्ष है वनों के प्रकारों में कौन से प्रकार का वन का पौधा है दोस्तों। तो उत्तराखंड में दोस्तों वनों के प्रकार कितने पाए जाते हैं, तो वनों के 8 प्रकार पाए जाते हैं। वनों के उत्तराखंड में वनों को 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जो पहला प्रकार है दोस्तों वनों का वह है उपोष्ण कटिबंधीय वन। दूसरा प्रकार है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। तीसरा प्रकार है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन दोस्तों। चौथा प्रकार है हमारा कोणधारी वन दोस्तों। क्या, कोणधारी वन जो है चौथा प्रकार है। उसके बाद दोस्तों पांचवा प्रकार कौन सा है, पांचवा प्रकार है दोस्तों पर्वतीय शीतोष्ण वन दोस्तों। छठा प्रकार है दोस्तों उप एल्पाइन या एल्पाइन वन, छठा प्रकार है दोस्तों। सातवां प्रकार है दोस्तों, सातवां एल्पाइन झाड़ियां हैं दोस्तों। और आठवां प्रकार है दोस्तों, आठवां है टुंड्रा वन। क्या दोस्तों, आठवां है टुंड्रा वन। तो दोस्तों राज्य में वनों के 8 प्रकार पाए जाते हैं, और जिसमें से कि हमसे पूछा गया है कि साल का वृक्ष किस वन के प्रकार का पौधा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो साल का वृक्ष है वह उपोष्ण कटिबंधीय वन का पौधा है। और यह वन जो है 700 से दोस्तों 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं दोस्तों। जो उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं वह 750 से 1200 मीटर की से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसमें उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है दोस्तों। और साल इन वनों का प्रमुख वृक्ष है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। जैसा कि उपोष्ण कटिबंधीय वन 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय क्षेत्र जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आता है। उपोष्ण
कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष साल है। साल के अलावा कंजू, सैमल, हल्दू, खैर, शीशु तथा बांस जो है अन्य जो है उपोष्ण कटिबंधीय वनों के प्रमुख पौधे हैं दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वनों के प्रकार में वह कौन से वन हैं जिन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि जो किसी एक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं दोस्तों उन्हें मानसूनी वन कहते हैं। और मानसूनी वन जो है दोस्तों या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो है 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ऐसे वन शिवालिक श्रेणियों, दून घाटियों में पाए जाते हैं। अगर इनके प्रमुख वृक्षों की बात करें तो सागौन दोस्तों, सागौन, शहतूत, सागौन, शहतूत, पलाश, अंजन और दोस्तों कौन सा, बांस। सागौन, शहतूत, पलाश, अंजन, बहेड़ा, बांस आदि जो हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन या मानसूनी वन के पौधे हैं दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी दे रखी है, जैसे कि राज्य में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन मिलते हैं 1500 मीटर की ऊंचाई तक। शिवालिक श्रेणी एवं दून घाटियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोड़धारी वनों में प्रमुख वृक्ष है। तो दोस्तों जो कोड़धारी वन है उन वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वह कौन सा वृक्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीड़। चीड़ का वृक्ष जो है दोस्तों कोड़धारी वनों का जो है प्रमुख वृक्ष है। और कोड़धारी वन कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, 900 से 1800 दोस्तों, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर जो है कोड़धारी वन पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन है और चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष है। इन वनों में जो है दोस्तों शुष्कता रहती है और यह चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं दोस्तों। अब इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। राज्य में 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई में किन वनों के प्रकार या वृक्ष मिलते हैं, तो कोड़धारी वन वह वन जो उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच के वन है कोड़धारी वन है। जिन वनों में शुष्कता रहती है वह चट्टानी धरातल पर भी कहीं भी उग जाते हैं, वह कोड़धारी वन है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो दोस्तों राज्य में जो है 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर जो है कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन जो है दोस्तों 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनके निचले भागों में चीड़ पाया जाता है। स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार आदि जो है इन वनों के प्रमुख वृक्ष या पौधे हैं दोस्तों। पॉपुलर, बर्च, नीली चीड़ के वृक्ष भी इसी श्रेणी में आते हैं। ओक की 3 प्रजाति दोस्तों, बहुत ही मेन, ओक की 3 प्रजाति, बांज, मोरू और क्या दोस्तों, खरसू। बांज, मोरू और खरसू ओक की 3 प्रजाति हैं दोस्तों। यह भी पर्वतीय शीतोष्ण वन के अंतर्गत पाई जाती हैं दोस्तों। अब इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं, जैसा कि दे रखा है। पर्वतीय शीतोष्ण वन के दक्षिणी ढालों पर किस वृक्ष की प्रधानता रहती है, तो बांज की। और ओक की 3 मुख्य प्रजाति बांज, मोरू और खरसू यही पाई जाती हैं, जो कि 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई में पाए जाने वाले वन एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान होते हैं। बुग्यालों में पशुचारण कराने वाले पशुचारकों को क्या कहा जाता है। आपको जानना चाहिए कि जो बुग्यालों में पशुचारण कराने वाले पशुचारक होते हैं उन्हें चल, घुमंतु, अनवाल, पालसी, बकरवाल, गुजर आदि कहा जाता है दोस्तों। और टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाती हैं 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों। तो यह कुछ वनों के प्रकारों में विस्तृत जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के वनों का प्रबंध कुल कितने तरीकों से होता है। जो राज्य के वन हैं उनका प्रबंधन
कुल कितने तरीके से होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 तरीकों से दोस्तों। 4 तरीकों से जो है राज्य में वनों का प्रबंधन होता है दोस्तों। पहला है हमारा वन विभागाधीन वन। कौन से दोस्तों? वन विभागाधीन, यानी कि जो वन विभाग के अधीन होते हैं। दूसरा है हमारा जो है राजस्व विभागाधीन दोस्तों, जो राज्य या राजस्व विभाग के अंतर्गत होते हैं। फिर आते हैं दोस्तों वन पंचायताधीन, यानी कि वन पंचायतों के जो अधीन वन होते हैं वह वन पंचायताधीन वन होते हैं। और राज्य में वन पंचायतों की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1931 में जो है दोस्तों राज्य में वन पंचायतों की स्थापना हुई। और चौथा है दोस्तों हमारे निजी वन। तो दोस्तों राज्य में वनों का प्रबंधन कुल 4 तरीकों से होता है। अब इसके संदर्भ में अन्य जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों। पहला है हमारा दोस्तों वन विभागाधीन। जो वन विभागाधीन है उसमें राज्य के कितने प्रतिशत वन आते हैं दोस्तों? वन विभागाधीन के अंतर्गत राज्य के कितने प्रतिशत वन आते हैं दोस्तों? तो 70.46% वन जो है दोस्तों वन विभाग के अंतर्गत आते हैं। और इन वनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण रहता है और इसमें पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती। फिर राज्य या राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत जो है दोस्तों कितने प्रतिशत वन आते हैं? 13.76% वन जो है दोस्तों राज्य या राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं और इन वनों में लकड़ी काटने और पशु चरानों की अनुमति होती है। फिर आते हैं दोस्तों वन पंचायताधीन। जो वन पंचायताधीन है उसके अंतर्गत जो है 5.32% जो है वन आते हैं दोस्तों। और राज्य में वन पंचायतों की स्थापना 1874 के शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत हुई थी 1931 में दोस्तों। फिर निजी वनों के अंतर्गत कितना आता है? निजी वनों के अंतर्गत जो है 0.46% जो है दोस्तों वन आते हैं दोस्तों। तो यह कुछ वनों के प्रबंधन के बारे में जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन राजस्व विभागाधीन श्रेणी में आता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13.76% वन राज्य के कुल वन क्षेत्रफल के राजस्व विभागाधीन श्रेणी में आता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वनों के प्रशासनिक विभाजन के आधार पर निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो हमें ऑप्शन के आधार पर बताना है कि वनों के प्रशासनिक विभाजन के आधार पर कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है वन विभागाधीन। तो वन विभागाधीन के अंतर्गत जो है 70.46% या 70.46% वन आते हैं। राजस्व विभाग के अंतर्गत जो है दोस्तों 13.76% वन आते हैं और वन पंचायतों के अधीन जो है 15.32% वन आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी सही सम्मिलित हैं दोस्तों। अब बिना देरी के इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों वह कौन सा बुग्याल है निम्न में से जो चमोली जनपद में नहीं है? तो हम ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं कि वह कौन सा बुग्याल है जो हमारे चमोली जनपद में नहीं है दोस्तों। तो पहला बुग्याल है हमारा ऑप्शन नंबर ए, घस्तौली बुग्याल। तो दोस्तों घस्तौली बुग्याल जो है वह चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है रताकोण बुग्याल। तो दोस्तों जो रताकोण बुग्याल है वह भी चमोली जनपद में स्थित है। फिर है दोस्तों हमारा लक्ष्मीवन बुग्याल। लक्ष्मीवन बुग्याल जो है हमारा दोस्तों वह भी चमोली जनपद में स्थित है। जो हमारा दोस्तों खारसोली बुग्याल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यह गलत होगा कि जो खारसोली बुग्याल है वह चमोली जनपद में स्थित है। खारसोली बुग्याल चमोली जनपद में स्थित नहीं है दोस्तों। तो यही हमारा सही आंसर है दोस्तों। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं, जैसे कि चमोली जनपद में स्थित बुग्याल तो सतोपंत बुग्याल, गुरसो बुग्याल, चित्रकाठा बुग्याल, कुआरी बुग्याल, कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर, चौफिट शिखर पर चौफिट बुग्याल दोस्तों, कल्पनाथ बुग्याल। कल्पनाथ बुग्याल कहाँ पर है दोस्तों? तो यह भी चमोली जनपद में स्थित है। बगजी बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों, बगजी बुग्याल। और दोस्तों बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल भी चमोली जनपद में स्थित है। और बेदनी बुग्याल की खासियत आती है, कुछ बता सकता है? बेदनी बुग्याल जो है राज्य का सबसे बड़ा दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल जो है वह बेदनी बुग्याल है। फिर आता है नंदकानन बुग्याल। नंदकानन बुग्याल भी दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है।
अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। तो हम ऑप्शन के आधार पर जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्तों, बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल है। तो इसमें आंसर दे रखा है कैला बुग्याल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है, जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ बुग्याल है दोस्तों वह है कैला बुग्याल। ऑप्शन नंबर बी, हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, इसका आंसर देखा है बेदनी बुग्याल से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, क्योंकि हिमालय का सबसे भव्य दर्शन जो होता है दोस्तों किससे होता है, बगची बुग्याल से। जो बगची बुग्याल है, बगची बुग्याल से जो है दोस्तों हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, न कि बेदनी बुग्याल से। ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्तों, नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित बुग्याल है। तो बिल्कुल ठीक है, फूलों की घाटी नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है, और ऑप्शन डी हमारा हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं इसके संदर्भ में। हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होते हैं दोस्तों किससे होते हैं, तो बगची बुग्याल से जो है हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होते हैं। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल जो है दोस्तों बेदनी बुग्याल है। फूलों की घाटी के अन्य नाम भ्यूंडार, गंगा पार्क, फ्रैंकिसमाइट घाटी, गंधमादन घाटी, जिसकी खोज 1931 में हुई थी। फूलों की घाटी के ऊपर स्थित बुग्याल नंदकानन बुग्याल है दोस्तों। ओली के पास स्थित बुग्याल ओली गुरसो बुग्याल है दोस्तों। हाथी पर्वत चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ के चारों तरफ फैला बुग्याल कैला बुग्याल है दोस्तों। और वह बुग्याल जिसे वेदों का प्रणयन स्थल, बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन है कि वह बुग्याल जिसे वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है वह कौन सा बुग्याल है, वेदनी बुग्याल, जो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिंडारी बुग्याल राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में। लेकिन दोस्तों इस पर संशय है थोड़ा, क्योंकि जो पिंडारी बुग्याल है वह पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चमोली जनपदों के मध्य आता है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से माने तो पिंडारी बुग्याल जो है किस में आता है, पिथौरागढ़ जनपद में आता है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं कि पिथौरागढ़ में स्थित अन्य बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहार बुग्याल, खलियाटोप बुग्याल, छिपलाकोट बुग्याल, रहाली बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल दोस्तों। जो लड़ी पांगती बुग्याल है वह भी कहाँ पर है, लड़ी पांगती बुग्याल यह भी पिथौरागढ़ में स्थित है। और एक आता है थाला बुग्याल, थाला बुग्याल भी दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोराई बुग्याल। जो जोराई बुग्याल है दोस्तों, यह जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर है, टिहरी जनपद में है दोस्तों। टिहरी जनपद में जोराई बुग्याल स्थित है दोस्तों। बाकी मानेक बुग्याल, तपोवन बुग्याल और छायागाड़ या सोनगाड़ बुग्याल जिसे कहा जाता है, यह जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। जैसा कि हमें उत्तरकाशी में स्थित बुग्यालों के बारे में दे रखा है दोस्तों। केदारकांठा बुग्याल जो है दोस्तों उत्तरकाशी में है, मखमली घास के लिए प्रसिद्ध। इसी के साथ आता है पवाली कांठा बुग्याल, जो कई प्रकार की जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है और एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है दोस्तों। और पवाली कांठा बुग्याल कहाँ पर है, टिहरी व उत्तरकाशी में पड़ता है। मानेक बुग्याल भी उत्तरकाशी में। हर की दून बुग्याल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, फतेह पर्वत की गोद में बसा है हर की दून बुग्याल और पर्यटक स्थल है रवाई क्षेत्र में। सुपिन नदी हर की दून बुग्याल के पास से निकलती है दोस्तों। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुग्याल है। सोनगाड़ या छायागाड़ बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। देवदामनी बुग्याल भी उत्तरकाशी में। दयारा बुग्याल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, दयारा बुग्याल शीतकाल में जो है दयारा बुग्याल में जो है स्कीइंग प्रशिक्षण होता है दोस्तों। दयारा बुग्याल को जो है चंद्रप्रभा ऐतवाल जो है विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय जो है पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को जो है दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय जाता है दोस्तों। शीतकाल में यहाँ पर मक्खन की होली भी खेली जाती है, जिसे अडुड्डी उत्सव भी कहा जाता है दोस्तों। कुछ कल्याण बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। सुरम्य बुग्याल कोटलो की हारी नाम से इसे जाना जाता है। फिर जोराई बुग्याल जो है जैसा कि मैंने आपको बताया टिहरी में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के किस जनपद में बर्मी बुग्याल स्थित है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में जो है बरमी बुग्याल स्थित है। और बरमी बुग्याल किस मंदिर के पास है? तो रुद्रनाथ महादेव मंदिर के पास जो है दोस्तों बरमी बुग्याल स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में। अब बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में पाई जाने वाली फल्याण्ट तथा रियाज किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं? दोस्तों जो राज्य में फल्याण्ट या रियाज जो है दो प्रजातियां पाई जाती हैं, वह किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांज। जो फल्याण्ट तथा रियाज है राज्य में पाई जाने वाली प्रजाति, वह बांज की प्रमुख प्रजातियों में से एक है दोस्तों। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे बांज वृक्ष है शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष। बांज का वानस्पतिक नाम क्वारकस ल्यूकोटाइकोफोरा है। और बांज की पूरे विश्व में कितनी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं और राज्य में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। सफ़ेद, हरा, मोरू, भूरा या खरस व फल्याण्ट व रियाज। उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा एवं जनमानस की उपयोगिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बांज की सफ़ेद प्रजाति। वह वृक्ष जिसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन, कृषि यंत्र के निर्माण तथा पत्तों का उपयोग पशुओं को खिलाने, जो पत्ते हैं पत्तों का उपयोग पशुओं को खिलाने तथा जैविक खाद बनाने में किया जाता है, वह है बांज का वृक्ष दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष के छाल से कत्था बनाया जाता है? तो दोस्तों वह कौन सा वृक्ष है जिस वृक्ष के छाल से जो है दोस्तों क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। तो बताएगा कोई वह कौन सा वृक्ष है जिस वृक्ष के छाल से कत्था बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खैर। खैर के वृक्ष के छाल से जो है दोस्तों कत्था बनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। भोजपत्र के तने से बनाया जाता है कागज। खैर वृक्ष के छाल से बनाया जाता है कत्था दोस्तों। सुगंधित तेल व फर्नीचर बनाए जाते हैं देवदार से। बिलों की लकड़ी से बनाए जाते हैं क्रिकेट के बल्ले। और वॉलनट और साल की लकड़ी से बनाए जाते हैं वाद्य यंत्र। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां जो हैं दोस्तों राज्य में पाई जाती हैं। अब इसके संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। जैसा कि किस पुस्तक में इस क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है दोस्तों? तो चरक संहिता में जो है दोस्तों उत्तराखंड को, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसको चरक संहिता में वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। और हिमालय को जो है चरक संहिता में हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा गया है, हिमालय को जो है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में पाई जाने वाली किस औषधीय जड़ी बूटी का उपयोग सर्प विष उतारने में किया जाता है दोस्तों? जो राज्य में 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनमें से जो है दोस्तों 114 को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इन जड़ी बूटियों में से किस जड़ी बूटी, औषधीय जड़ी बूटी का उपयोग जो है सर्प विष उतारने में किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरोड़ फली। मरोड़ फली का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वह सर्प विष उतारने में किया जाता है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी दे रखे हैं। जैसे पीलिया में उपयोग किया जाता है किलमोड़ा घास का, जिसे बारवेरियस एशियाटिका के नाम से भी जाना जाता है। किलमोड़ा घास को किस नाम से जाना जाता है? बारवेरियस एशियाटिका। तो दोस्तों किलमोड़ा का वैज्ञानिक नाम जो है बारवेरियस एशियाटिका है। पीलिया के उपयोग में किलमोड़ा का उपयोग किया जाता है। पीलिया के उपचार में इसे स्थानीय नाम किस नाम से जाना जाता है? तो किलमोड़ा से, और अन्य नाम दारू हरिद्रा। ठीक है दोस्तों। अतिसार, अतिसार को उतारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो घोड़ चक्र का। सर्प विष को उतारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मरोड़ फली का। और ज्वर उतारने में उपयोग किया जाता है दोस्तों चिरायते का। तो यह कुछ जड़ी बूटियों के संदर्भ में जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में पाई जाने वाली मक्कू और छड़ीला, राज्य में पाई जाने वाली मक्कू और छड़ीला आदि किसकी प्रमुख प्रजाति हैं? तो दोस्तों राज्य में पाई जाने वाली मक्कू और छड़ीला किसकी प्रजाति हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए झूला। जो झूला जड़ी बूटी है उसकी दो प्रजाति आती है, मक्कू और छड़ीला। और इस झूला का उपयोग किस में किया जाता है? रंगरोधन, जो रंगरोधन रोग है उसमें किया जाता है दोस्तों। गरम मसालों में, जो है झूला प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। और हवन सामग्री दोस्तों, हवन सामग्री में जो है दोस्तों मक्कू छड़ीला जो है झूला की प्रजाति है, इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब बिना देरी के इनके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। जैसे किसका उपयोग सांभर, गरम मसाला, रंगरोधन, हवन सामग्री बनाने में किया जाता है? तो झूला का। प्रथम ग्रेड का झूला किस देश को आयात किया जाता है? तो फ्रांस को आयात किया जाता है। वह औषधीय पौधा जो एक बहुवर्षीय शाक है जो कि बुद्धिवर्धक है तथा हरिद्वार में बहुतायत मिलता है। तो क्या है दोस्तों? ब्राह्मी। ब्राह्मी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो बुद्धिवर्धक के रूप में। और सर्वाधिक ब्राह्मी उत्पादक जिला जो है वह हरिद्वार है दोस्तों। अगर किसी को बुद्धि की जरूरत है ना दोस्तों, तो एक बार हरिद्वार का रुख वह अवश्य करे। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।